हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के कुछ लघु और विस्तृत प्रश्नों को। इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव और अति लघु टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, तो पिछले वीडियो में है, उसको आप प्लेलिस्ट में या चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कुछ लघु और विस्तृत प्रश्न। क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। इसके पहले एक क्लास वीडियो जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं को ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो लगे रहते हैं, कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई वस्तुओं को बेचता है या फिर किसी अन्य काम में लगे होते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जाए। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटकर समझने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा दी जा रही है, प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य और पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा आदि। तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार सुविधाएं। ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं क्योंकि अन्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर होता है। तृतीयक क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं, सर्विस सेक्टर है, वे महत्वपूर्ण क्रियाएं भी हैं क्योंकि इन अन्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर होता है। तो ये आप ये क्वेश्चन नोट कर ले सकते हैं वीडियो को थोड़ी देर रोक कर। अब देखते हैं जी, यहाँ पे फिर समझाया गया है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों की सभी कार्यों की सूची बनाइए। आप उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। जैसे आसपास आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, असंगठित और संगठित और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग मिलते हैं, काम करते हैं। हर काम को आप किसी न किसी रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी आप उसको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे? कार्य की प्रकृति, कार्य के नेचर, प्रकृति के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। वही अभी जो बताया, प्राथमिक क्षेत्र, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा की जाती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। फिर दूसरा विभाजन है द्वितीयक। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी। वही बात जो अभी करी गई है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, रेलवे, संचार, परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। रोजगार की दशाओं के आधार पर, यानी कि रोजगार की कंडीशंस और उनकी वैलिडिटी क्या है, उसके आधार पर उनको किन दशाओं के अंतर्गत हमें काम करने की परिस्थितियां बनाई जाती हैं, उसके आधार पर। तो वो बोलते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है? वे गतिविधियां जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और उन्हें सरकारी नियमों को मानना पड़ता है, तो वो संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। और
असंगठित वे क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिनमें रोजगार की अवधि और नियम आदि निश्चित नहीं होते। जैसे कोई एक श्रमिक है, लेबर, वो काम करता है तो वो सरकारी नियमों के अंतर्गत बहुत नहीं काम करता। सरकार केवल न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है, वो भी जब वो जाता है तो वो कम भी ले सकता है, तो देने वाला ज़्यादा कम दे सकता है, लेने वाला उसको कर भी सकता है उसी कम रेट पर। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और विभाजन होता है जो स्वामित्व के आधार पर होता है, उसको भी आपको समझना है। स्वामित्व के आधार पर वो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी में जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, और सार्वजनिक जिसका नियंत्रण सरकार के अंतर्गत होता है। देखिए यहाँ समझाया भी गया है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। विभिन्न औद्योगिक इकाई जिसके स्वामित्व में हैं, इस आधार पर उनके वर्गीकरण को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके बाद इसी में एक समझाया गया है कि उपरोक्त आधारों पर आप अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार सूचीबद्ध करेंगे। जैसे किसान है, मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। किसान को आप किसमें, किसान प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है, और वो ना निजी है ना सार्वजनिक, एक तरह से उसे निजी कह सकते हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापक किस में आएंगे, तृतीयक, ये पहले सर्विस सेक्टर में आएंगे सरकारी स्कूल के अध्यापक, संगठित क्षेत्र में आएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकारी नियंत्रण में आएंगे। और संगठित मतलब ऑर्गेनाइज। तो इस तरह सब के बारे में दिया है, आप इसको थोड़ी देर रोक के और इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इनका उत्तर होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी क्या होती है? वो परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वो सारी शक्ति को नहीं खपा पाता। अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है। ये बेरोजगारी कहलाती है खुली बेरोजगारी। भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है लेकिन उतना ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ पे उतना रोज़गार भी नहीं है। जबकि विदेशों में उल्टा है, वहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वो बाहर से लोगों को अपने पास बुलाते हैं और रोज़गार देते हैं। दूसरी बेरोजगारी होती है ये प्रच्छन्न या हाइड या गुप्त बेरोजगारी जिसे बोलते हैं। वो परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन किंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, क्योंकि जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किसी एक खेत में, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोग के काम करने से होता। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हुए हैं वे छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्हें उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ अगर 4 लोग लगे हुए हैं, 4 की जगह 2 लोग भी लगे रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई खास कमी नहीं होगी, ना वृद्धि होगी। तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग लगे हैं वो कैसी बेरोजगारी के शिकार हैं? प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी के शिकार हैं। एक बेरोजगारी का प्रकार और होता है मौसमी, जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में कि कुछ मौसम वहाँ काम अधिक होता है, इसके बाद 2-3 महीने फ्री रहते हैं, फिर काम होता है, ऐसे उसको मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।